निर्दोष जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ यस सर, स्क्रीन विजुअल है। और आज शानदार तरीके से आप यहाँ पे प्लान देने वाले हैं। मजा आने वाला है, सभी साथियों को ध्यान से सुनो। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। बाकी बातों में समय व्यर्थ ना करते हुए हम डायरेक्टली मुद्दे की बात करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है साथियों क्रिप्टो डाउ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप सभी, कि क्रिप्टो डाउ की प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट है क्रिप्टो डाउ। डाउ मीन्स डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ब्लॉकचेन कोड के माध्यम से चलने वाला एक ऑन चेन बैंकिंग सिस्टम। क्लियर। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली चाइना हांगकांग से है। आप जानते होंगे कि इंडिया मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बताए यही जाते हैं कि ये मलेशिया से है, ये चाइना से है, ये अमेरिका से है, ये यूके से है। लेकिन 99% केसेज में जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंडियन होते हैं, यानी कोई इंडियन स्कैमर उन प्रोजेक्ट के पीछे बैठा होता है और प्रोजेक्ट कम समय में बंद हो जाता है और लोगों को लॉस झेलना पड़ता है। क्लियर। ये प्रोजेक्ट रियल टाइम चाइना है, ये चीज चाइना बेस्ड है। ये चीज जानने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी, और इनका कुछ एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना हांगकांग से है या नहीं है। क्लियर। ब्लॉकचेन से संबंधित ऑलमोस्ट बेसिक चीजें आई होप सभी साथियों को पता होंगी, और उन बेसिक चीजों को डिस्कस करने में हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम क्रिप्टो डाउ प्रोजेक्ट से संबंधित इस जो मीटिंग में बात करेंगे। क्लियर। ये जो प्रोजेक्ट है साथियों, ऑलमोस्ट 10 दिसंबर 2025 को इसका नोड सेल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नोड सेल का मतलब है कि लीडर्स प्लेसमेंट, अर्ली प्लेसमेंट इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज नोड का मतलब होता है वैलिडेटर। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पे जो वैलिडेटर होते हैं उसको नोड ऑपरेटर बोला जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे नोड सेल के माध्यम से अप टू 22/3/2026 तक क्रिप्टोडाउ प्रोजेक्ट ने ऑलमोस्ट $23 मिलियन का फंड रेज किया था। इंडियन करेंसी में बात करूं तो लगभग 230 करोड़ रुपए। इस फंड में से 28% का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो नेटवर्क में हो गया था ऑन द स्पॉट, एंड रिमेनिंग 72% में से $15 मिलियन लिक्विडिटी पूल में लॉक किया गया था, एंड रिमेनिंग $1.6 मिलियन जो है ट्रेजरी में लॉक किया गया था। ठीक है। तो साथियों, यहाँ पे जो लिक्विडिटी लॉक की गई है पूल में, वो डेड एड्रेस पे की गई है। आप देखेंगे कि नल के बाद आप लास्ट में लिखा देखेंगे डेड, DEAD। इसका मतलब होता है कि लिक्विडिटी को परमानेंट लॉक किया गया है। लिक्विडिटी को ओनर कभी भी यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता है। जनरली मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लिक्विडिटी को जो लॉक किया गया है एक टाइम तक लॉक किया जाता है, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जैसे वो टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है तो ओनर वहां से लिक्विडिटी को रिमूव कर सकता है। बट क्रिप्टो डाउ प्लेटफॉर्म में जो लिक्विडिटी को लॉक किया गया है वो डेड एड्रेस पर इनाउंस किया गया है। उस लिक्विडिटी को कभी भी यहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो साथ ये तो ही कुछ लॉन्चिंग से रिलेटेड बातें। अब हम बात करेंगे डाउ। डाउ मीन्स डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इनडायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं ऑन चेन बैंकिंग सिस्टम। जहां बैंकिंग सिस्टम होता है तो वहां पे कोई ना कोई गवर्नेंस करेंसी जरूर होती है। जैसे भारत का अगर सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो गवर्नेंस करेंसी है रुपया। अमेरिका का गवर्नेंस करेंसी है डॉलर। इसी प्रकार डाउ का भी एक गवर्नेंस करेंसी होता है जिसका नाम है प्रो, यानी क्रिप्टो डाउ का जो गवर्नेंस करेंसी है वो प्रो है। ये वेब 20 बेस्ड टोकन है, यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया टोकन है। क्लियर। इस टोकन की पहली विशेषता ये है कि ये रियल असेट कोलेटरल बेस्ड मिंटेबल टोकन है। यानी कि ट्रेजरी में रियल असेट डिपॉजिट होगा तो टोकन मिंट होगा। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टोकन सप्लाई इनटू प्राइस इज इक्वल टू लिक्विडिटी। अगर आप चेक करेंगे ऑन चेन डेटा, जो टोकन की टोटल सप्लाई है और जो करंट प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लिक्विडिटी पूल में जो लिक्विडिटी है वो आपको एग्जैक्टली उतनी ही मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो टोकन की मिंटिंग है वो रियल असेट कोलेटरल बेस्ड मिंटिंग है। यानी कि जैसे भारत सरकार को अगर रुपया प्रिंट करना है तो ट्रेजरी में गोल्ड रखना होगा, और गोल्ड जितनी वैल्यू का गोल्ड ट्रेजरी में डिपॉजिट होगा उतनी वैल्यू का ही सरकार जो है रुपया प्रिंट कर सकती है। सिमिलरली हर गवर्नमेंट को ये प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, लेकिन वो एक सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है। वहां पे कई सारी गवर्नमेंट ऐसी हुई हैं प्रीवियस में जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को ब्रेक किया है और वहां की करेंसी का जो है
करेंसी की वैल्यू ड्रॉप हो गई, यानी वहां पे इन्फ्लेशन आया है, यानी महंगाई बढ़ गई है और करेंसी की वैल्यू ड्रॉप हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो ऑन चेन है, यानी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से डिजाइन किया गया है, जिसको ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता। यानी जितना यूएसडीटी डिपॉजिट होगा उसके आधार पे ही टोकन की मिंटिंग होगी, और ओनर अपनी मर्जी से सप्लाई को मिंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक सप्लाई जो है, टोकन का सप्लाई वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जो टोटल लेन देन है वो आपका टोकन के माध्यम से ही होता है। अगर ओनर के हाथ में सप्लाई मिंट करना होगा तो अपनी मर्जी से जितने चाहे टोकन मिंट करेगा और लिक्विडिटी पे सेल करके लिक्विडिटी को ड्रेन कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे जो टोकन मिंटिंग प्रोसेस है रियल एसेट कोलेटरल के आधार पे बनाई गई है। दूसरा वैल्यूएबल पॉइंट है साथियों यहाँ पे टोकन का फेयर लॉन्च होना। अब फेयर लॉन्च को समझने के लिए हम पहले ट्रेडिशनल लॉन्च को समझेंगे। ट्रेडिशनल लॉन्च में जब किसी प्रोजेक्ट का ओनर अपने टोकन को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करने के बाद सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करता है। मार्केटिंग नहीं करेगा तो लोग उसको जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो उसको खरीदेंगे नहीं। मार्केटिंग के साथ साथ मार्केटिंग के बाद उस प्रोजेक्ट को वो एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराता है, और ये दोनों काम करने के लिए उसको फंड्स की नीड होती है, और फंड्स कलेक्ट करने के लिए वो टोकन की प्री सेल करता है। प्री सेल में टोकन की टोटल सप्लाई का 20 से 30% हिस्सा जो है वो सस्ते भाव में सेल कर देता है। जनरली जो प्री सेल 4 राउंड में ऑर्गेनाइज होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट, उसके बाद सीड राउंड सेल, उसके बाद प्राइवेट सेल, और उसके बाद पब्लिक सेल। एज पर एग्जांपल, अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को $2 के प्राइस पे टोकन अलॉट हुआ है तो सीड राउंड का एक्सपेक्टेड प्राइस $3 होगा, यानी वेंचर कैपिटलिस्ट के प्राइस से थोड़ा ज्यादा होगा। प्राइवेट राउंड का एक्सपेक्टेड प्राइस $4 होगा, और पब्लिक राउंड का एक्सपेक्टेड प्राइस $5 होगा। अगर पब्लिक प्राइस $5 है तो लिस्टिंग जो है पब्लिक प्राइस से ऑलमोस्ट डबल पे होती है, यानी लिस्टिंग प्राइस क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली $10। और जैसे ही टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट होता है प्राइस पंप करता है, ये 20 जा सकता है, $40 जा सकता है, इवन 100 भी जा सकता है। यानी प्राइस ऐसे अपस्टेयर गया तो ये लोग क्या करते हैं, जिन्होंने प्री सेल में टोकन खरीदे होते हैं सस्ते भाव में, तो ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और टोकन का प्राइस डंप हो जाता है। इस कंप्लीट बुल साइकिल में आपने देखा होगा कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पे तमाम टोकन लिस्ट हुए, और उन टोकन को आज आप उठा करके देखेंगे तो अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गए हैं। उनका सबसे बड़ा कारण है कि सस्ते भाव में अलॉट किया गया टोकन प्री सेल में। जब प्री सेल बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो टोकन के प्राइस में डंपिंग देखने को मिलते हैं, और आज की डेट में वो तमाम टोकन अपने लिस्टिंग प्राइस से जो है नीचे हैं। तो क्रिप्टो डाउ मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि प्रो टोकन में इस प्रकार के हालात नहीं होंगे। दैट्स वाई इन्होंने टोकन को फेयर लॉन्च किया। फेयर लॉन्च का मतलब होता है नोबडी कैन बाय और होल्ड एनी सिंगल टोकन बिफोर लिस्टिंग, यानी एक्सचेंज लिस्टिंग से पहले कोई भी व्यक्ति टोकन को होल्ड नहीं कर सकता और टोकन परचेज नहीं कर सकता, और टोकन परचेज करने का पूरी कम्युनिटी को एक समान मौका मिलेगा, यानी जब टोकन लिस्ट होगा तो कोई भी व्यक्ति ओपनली उसको बाय कर सकता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं लिस्टिंग की। जैसे कि प्रोजेक्ट 22/3/2026 को लॉन्च हुआ, यानी इसका स्टेकिंग प्रोग्राम जो लाइव हुआ 22/3/2026 को हुआ, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लिक्विडिटी पूल में $15 मिलियन जो है यूएसडीटी डिपॉजिट किए गए, और इसके एंगेज 2.5 लाख टोकन पूल में रखे गए। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यूएसडीटी की संख्या टोकन की अपेक्षा 60 गुना ज्यादा है। दैट मीन्स टोकन का प्राइस जो स्टार्ट हुआ वो $60 से हुआ। क्लियर? अब लॉन्चिंग से पहले लगभग 80,000 लोगों ने नोट बाय किया था। तो उन नोट बायर्स ने जो पेमेंट, जो नोट बाय करके जो यूएसडीटी प्रोजेक्ट को दिए थे, तो नोट बायर्स का भी जो टोकन अलॉटमेंट हुआ वो $60 के प्राइस पे ही हुआ, और टोकन जो लॉक किया गया उनका 360 दिन के लिए किया गया, यानी स्टिल सप्लाई जीरो, सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी भी जीरो है। और लॉन्चिंग के बाद जो 12 घंटे बाद पहला ब्लॉक रिवॉर्ड जनरेट हुआ, उसके बाद लोगों को पे आउट्स और आरओआई के रूप में जो है टोकन मिलना स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपना विड्रॉल प्रोसीड किया, तो टोकन जो मार्केट में सर्कुलेशन में आया वो आरओआई से या रेफरल इनकम से ही आया। इसीलिए आप ऑन चेन डाटा अगर आप चेक करेंगे तो आपको हाईएस्ट होल्डर यानी बिगेस्ट होल्डर के पास मैक्सिमम जो सप्लाई दिखेगी अप्रोक्सीमेट 1,000 टोकन के आसपास मिलेगी बिगेस्ट होल्डर के पास, इंडिविजुअल के पास। क्लियर? तो साथियों, यहाँ पे लॉन्चिंग तक की चीजें जो मैंने आपको बताई कि जो लिक्विडिटी लॉक हुआ और प्राइस जो ओपन हुआ $60 पे हुआ। अब साथियों, आप एक बात को समझने का प्रयास करें कि 80,000 लोग किसी एक प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। काम क्या करना है? टोकन परचेज कराना है, और परचेज करा करके स्टेक कराना है। दैट मीन्स हैवी बाइंग प्रेशर आने वाला है। अब टोकन स्टार्ट हुआ बेस प्राइस $60 से, अब 80,000 लोग एक साथ काम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली टोकन का प्राइस पंप होता।
और होना भी चाहिए था, और टोकन का प्राइस $600 एटलीस्ट जाना चाहिए था, क्योंकि आज की डेट में अगर आप ऑन चेन चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 6,40,000 होल्डर जो है इस टोकन के ऊपर हो चुके हैं, और अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन का स्टेक वॉल्यूम हो गया है। यानी कि लगभग $250 मिलियन की बाइंग आई है। अगर इतनी बड़ी बाइंग आई है तो ये टोकन का प्राइस $600 जाना चाहिए था एटलीस्ट, लेकिन नहीं गया। क्यों? इसके पीछे का रीजन जानिए साथियों। जैसा कि 230 करोड़ रुपए का स्टेक हुआ था राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे नोट बायर्स का। अगर नोट बायर्स को मिलने वाली आरओआई और नोट बायर्स को मिलने वाले रेफरल इनकम को वो लोग होल्ड करते और प्राइस पंप होने के बाद सेल करते, तो वही हालत होते जो प्री लॉन्च प्री सेल में टोकन सेल करने से होते। यानी होल्डिंग होती टोकन की और बड़े प्राइस पे सेलिंग होती, तो प्राइस दोबारा से डंप होता। इसी वजह से क्रिप्टो डाउ मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं होने दिया कि टोकन का प्राइस पंप हो जाए, और टोकन का एक प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम बनाया, टोकन का एक प्राइस सेफ्टी जोन बनाया। यानी टोकन को 55 से $65 के बीच में एक मैकेनिज्म के आधार पे मैनेज किया जाएगा, और टोकन को लंबे समय तक $60 पे सस्टेन कराया जाएगा। अब इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पे एक ट्रिपल लेयर यानी 3 लेयर का प्राइस क्रैश प्रिवेंशन मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला है सर्किट ब्रेकर। जब भी साथियों आप टोकन बाय करेंगे आपको 0 फीस लगेगी, सेल करेंगे तो आपका स्लिपेज जो है 2.5% का लगेगा। क्लियर? वर्ल्ड मार्केट में जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश होती है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। इस तरह की क्रैश को हम बोलते हैं पैनिक सेल। यानी लोग घबराहट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। क्लियर? जब भी सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म ये सेंस करता है कि अचानक से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है, तो ये सेलिंग प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए यानी सेलिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए स्लिपेज को ऑटोमेटिकली रिड्यूस बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, और इसको मैक्सिमम 30% तक कर सकता है। क्लियर? लेकिन कितने समय के लिए? जस्ट फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए स्लिपेज को इंक्रीज कर सकता है मैक्सिमम अप टू 30%। तो इससे क्या होगा कि जैसे 30% स्लिपेज हो गया है आपके पास या आपके साथियों के पास या मेरे पास, अगर टोकन की सप्लाई है और उस समय हम सेल करेंगे तो हमें 30% तक का लॉस होगा। तो लॉस बियर ना करने के लिए 90%, मोर देन 90% लोग अपनी सेल को होल्ड कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उनको पता है 24 आवर्स के बाद स्लिपेज जो है 2.5% पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने वाली है। यानी अपनी सेल को 24 आवर्स के लिए पोस्टपोन कर देंगे जिनको टोकन सेल करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10% लोग अपने टोकन को होल्ड ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है उनके पास किसी प्रकार की इमरजेंसी हो और वो टोकन को सेल कर दें। क्लियर? तो 5 से 10% लोगों के सेल करने से सपोज दैट टोकन का प्राइस $60 से डाउन होकर के $55 पे आ जाता है, यानी प्राइस सेफ्टी जोन के बॉटम पे। ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एलपी डिफ्लेशन, यानी प्राइस सर्ज मैकेनिज्म। जो एलपी डिफ्लेशन मैकेनिज्म है इसका काम है जो प्राइस ड्रॉप हो गया है उसको प्राइस को दोबारा से ऊपर लेके जाना, यानी सेलिंग कंटिन्यूएशन को ब्रेक करना। क्योंकि सेलिंग कंटिन्यू कब होती है? मान लो 24 घंटे में प्राइस 5% गिर गया और प्राइस वापिस नहीं गया, तो उसके बाद लोग देखेंगे कि प्राइस ड्रॉप आ रहा है, तो सेलिंग कंटिन्यूएशन बनेगा और प्राइस गिरता ही चला जाएगा। ठीक है? तो एलपी डिफ्लेशन मैकेनिज्म सेलिंग कंटिन्यूएशन को ब्रेक करता है, प्राइस को वापस से ऊपर लेके जाता है, जिससे स्लिपेज भी 2.5% पे एडजस्ट हो जाती है और सेलिंग प्रेशर रिड्यूस होता है और टोकन का प्राइस जो है दोबारा से सेटल हो जाता है अपने बेसिक जोन पे। तो एलपी डिफ्लेशन कैसे काम करता है साथियों, ये समझते हैं। एलपी डिफ्लेशन डायरेक्टली पूल पे काम करता है, लिक्विडिटी पूल पे। आपको पता होगा कि लिक्विडिटी पूल दो हिस्सों में होता है, एक तरफ टोकन रखे होते हैं और एक तरफ यूएसडीटी रखे होते हैं। टोकन का बेस प्राइस $60 है, तो ये क्यों था? क्योंकि प्रत्येक 1000 टोकन के पीछे पूल में $60,000 थे, यानी इक्वेशन क्या था? 60 गुना का। अब टोकन का प्राइस मान लो $55 पे ड्रॉप हो गया है, तो इक्वेशन चेंज हुआ। अब 1000 टोकन के पीछे पूल में $55,000 बचे हैं। क्लियर? अब बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है, मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि हम लंबे समय तक टोकन के प्राइस को $60 पे रखेंगे। तो यहाँ पे एलपी डिफ्लेशन क्या करेगा? इसको $60 पे लेके जाने के लिए यहाँ पे पूल में से कुछ टोकन को बर्न यानी डिफ्लेट कर देगा।
अगर यहाँ पे 80 टोकन पर 1000 बन करता है तो पूल का इक्वेशन दोबारा चेंज होगा, यानी 920 टोकन बचेंगे और डॉलर एज इट इज $55,000। आप कैलकुलेट करेंगे तो टोकन का प्राइस $60 पे मैनेज हो गया है। अब यहाँ पे ये जो एलपी डिफ्लेशन को काम करना है ये विद इन 24 आवर्स करना है। जैसे ही प्राइस ड्रॉप होता है तो 24 घंटे के अंदर ये प्राइस को वापस लेके जाता है अपने बेसिक जोन पे, और जिससे जो ये स्लीपेज इंक्रीज हुआ था ये ऑटोमेटिकली दोबारा से 2.5% पे रीएडजस्ट हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे मैंने दो मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए, जो पहला है सर्किट ब्रेकर जो सेलिंग प्रेशर को रिड्यूस करता है, और दूसरा मैकेनिज्म एलपी डिफ्लेशन जो ड्रॉप हुए प्राइस को दोबारा से $60 पे यानी अपने बेसिक जोन पे लेके जाता है। अब बात करेंगे हम तीसरे मैकेनिज्म की जिसका नाम है आरबीएस, रेंज बाउंड स्टेबलाइजेशन सिस्टम। आरबीएस का काम है कि कभी भी जब प्राइस ड्रॉप होता है तो ऑटोमेटिकली टोकन को रीबाय करता है, और जब प्राइस पंप होता है तो ऑटोमेटिकली टोकन को रीसेल करता है। ठीक है। अब आरबीएस मैकेनिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कर क्या रहा है? आपको पता है कि टोकन $60 से स्टार्ट हुआ, 80,000 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया एक साथ, टोकन का प्राइस बार बार पंप हो रहा है। क्लियर? जैसे ही प्राइस पंप होता है तो ये ऑटोमेटिकली टोकन को सेल कर देता है, और सेल करने से इसके पास यूएसडीटी जनरेट होता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा साथियों। तो आज की डेट में साथियों यहाँ पे मोर देन $9.5 मिलियन जो है कलेक्ट हो चुका है। इंडियन करेंसी में बात करूं तो लगभग 95 करोड़ रुपए। ठीक है। अब 95 करोड़ रुपए का बैकअप फ्यूचर में अगर किसी प्रकार की डंपिंग आती है तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए वेल एनफ फंड यहाँ पे है, और ये फंड धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। यानी जितनी तेजी से फंड इंक्रीज हो रहा है उतना ही जो टोकन प्राइस को प्रिवेंट करने का, टोकन प्राइस के क्रैश को मैनेज करने का जो पावर है इस कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो ये 3 लेयर का जो है प्राइस क्रैश प्रिवेंशन मैकेनिज्म बनाया गया है। अब हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे साथियों। कोई भी अगर मैकेनिज्म बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, और इसको इससे प्रोजेक्ट का बड़ा फायदा क्या होने वाला है। टोकन बेस्ड किसी भी प्रोजेक्ट में जनरली 3 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, वन ऑफ आरवाई, वन ऑफ रेफरल इनकम एंड वन ऑफ ट्रेडिंग, यानी सस्ते में खरीद लेना और महंगे में बेच देना। ठीक है। वर्ल्ड मार्केट में जब भी किसी बड़ी कम्युनिटी का टोकन बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो 3 तरह की कम्युनिटी उस प्रोजेक्ट में एंटर करती है, वन ऑफ स्टेक होल्डर्स, वन ऑफ नेटवर्कर्स एंड वन ऑफ ट्रेडर्स। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो थर्ड कम्युनिटी है ये ना तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है और ना ही स्टेक करती है, ये जस्ट टोकन को बाय करती है और होल्ड करती है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है टोकन को सेल करके निकल जाती है। एज पर एग्जाम्पल $60 के प्राइस पे किसी एक व्यक्ति ने 100 टोकन बाय किए तो इसने पूल में $6,000 डिपॉजिट किया। क्लियर? अगर यहाँ पे प्राइस क्रैश प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं होता तो इतनी बड़ी वर्कफोर्स से और इतने बड़े स्टेक वॉल्यूम से ये टोकन का प्राइस ओबियसली $600 जा चुका होता। तो अगर ये व्यक्ति 100 टोकन को सेल करता तो पूल से 60,000 ड्रेन करता। क्लियर? यानी इसको जो $54,000 का प्रॉफिट हुआ है ये वो व्यक्ति सिस्टम से निकाल के लेके गया जो सिस्टम का इकोसिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। ये जो फंड है 2 दिन की आरवाई दे सकता था, 2 दिन की रेफरल इनकम दे सकता था, यानी एक अकेले व्यक्ति ने प्रोजेक्ट की 2 दिन की लाइफ को रिड्यूस किया। क्लियर? ऐसे सैकड़ों लोग प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं और केवल टोकन बाय करके होल्ड कर लेते हैं। इसको थोड़ा एक अलग एग्जांपल से भी हम समझते हैं। मान लो पूल में मात्र $3,000 है और 3 तरह की कम्युनिटी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, वन ऑफ स्टेक होल्डर, वन ऑफ नेटवर्कर्स एंड वन ऑफ ट्रेडर्स। अगर तीनों की एवरेज इनकम पर डे $100 है तो ये पूल डेफिनेटली 10 दिन में खाली हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रेडर को बाउंड कर दिया जाए कि ट्रेडर यहाँ से एक पैसा नहीं कमा सकता, इस पूल से ड्रेन नहीं कर सकता, तो अब ये पूल 15 दिन में खाली होगा, क्योंकि अब पर डे $200 ड्रेन होगा। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट जो पहले 3 तरह की कम्युनिटी पैसा ड्रेन करने से 10 दिन में पूल खाली होता, अब ये 15 दिन में होगा। इट मीन्स 50% ऑफ लाइफ पूल की इंक्रीज हुई, दैट मीन्स सिस्टम की 50% लाइफ इंक्रीज हुई। अब यहाँ पे ट्रेडर बाउंड कैसे हो गया? मान के चलो ट्रेडर बाय करता है टोकन $60 के प्राइस पे। अब यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला है,
वो वेट करेगा 1 महीना 2 महीना, प्राइस बढ़ेगा नहीं तो वो सेल कर देगा, और जब वो सेल करेगा टोकन तो उसको 2.5% का स्लिपेज देना होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिटी है, एक्सटर्नल कम्युनिटी है, पूल से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। यहाँ पे पूल में जो फंड है, पूल में जो यूएसडीटीज हैं, वो केवल 2 टाइप के लोगों को मिलेगा, यानी या तो स्टेक होल्डर को या केवल रेफरल अर्निंग के तौर पे। क्लियर? तो तीसरा वे है लिक्विडिटी ड्रेन होने का, वो यहाँ पे टोटली क्लोज है। दैट्स वाई पूल की लाइफ ज्यादा होगी तो सिस्टम की लाइफ ज्यादा होगी। तो ये बेसिक कारण है कि जिसके लिए यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम जो है बनाया गया है। तो साथियों ये थी कुछ टोकन से संबंधित टेक्निकल चीजें कि प्राइस स्टेबलाइजेशन सिस्टम और फेयर लॉन्च क्यों किया गया है, ताकि थर्ड वे जो है लिक्विडिटी ड्रेनेज का वो क्लोज किया जा सके और सिस्टम की लाइफ को लंबा किया जा सके। अब हम कुछ और चीजों पे डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो डाउ हम क्यों करें, वाई सी डाउ। अब यहाँ पे कुछ मैं अपना नजरिया यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, हर आदमी का अपना नजरिया हो सकता है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं हर एक व्यक्ति के। मेरी नजर में किसी भी डाउ प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म के लिए सबसे वैल्यूएबल बात होती है उसकी कम्युनिटी। ऑब्वियसली हाई रिटर्न प्रोजेक्ट है तो कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ग्रोथ लंबे समय तक मेंटेन नहीं होगी, और ग्रोथ लंबे समय तक मेंटेन नहीं होगी तो प्रोजेक्ट कम समय में स्टक हो सकता है और बंद हो सकता है। तो यहाँ पे हम कम्युनिटी की पावर को जज करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि 22.83 मिलियन डॉलर ऑलमोस्ट लॉन्चिंग से पहले इन्होंने कलेक्ट किया थ्रू नोड बाय। ये शो कर रहा है कम्युनिटी की पावर को। आप देखेंगे इंडियन मार्केट में कई सारे डाउ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनको 8-10 महीने हो गए चलते हुए, उनका टोटल वॉल्यूम 10 मिलियन डॉलर नहीं हुआ है, और ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से पहले 23 मिलियन डॉलर कलेक्ट करके स्टार्ट हुआ था। और आज की डेट में आप चेक करेंगे लगभग 3.5 महीने प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए हैं, 250 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम क्रॉस कर चुका है। इंडियन करेंसी में बात करूं तो 2250 करोड़ रुपए। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट के पास पावरफुल कम्युनिटी है कि जो रैपिडली ग्रोथ इस प्रोजेक्ट की हो रही है। अगर हम ऑन चेन होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑन चेन होल्डर्स लगभग 6.4 लाख हो चुके हैं, यानी 6,40,000 होल्डर मात्र 3.5 महीने में। तो यहाँ पे कम्युनिटी की पावर को शो कर रहा है, और जहां पे कम्युनिटी पावरफुल होती है तो प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है। दूसरा पॉइंट है सर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो है यहाँ पे आपने, जैसा मैंने बताया कि 15 मिलियन डॉलर से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, पहले दिन 15 मिलियन डॉलर जो है पूल में यहाँ पे लॉक किए गए। मार्केट का सबसे बड़ा जो डाउ इस टाइम चल रहा है एलजीएनएस, आप उसका फर्स्ट हैश उठा करके देखेंगे तो आपको निर्दोष भी कोई पीछे से। तो मार्केट में जो सबसे बड़ा डाउ चल रहा है पिछले 28 महीने से ऑलमोस्ट, वो जो स्टार्ट हुआ था, आप हैश उठा करके चेक कर सकते हैं, 1.5 मिलियन डॉलर से स्टार्ट हुआ था। यानी सी डाउ जो स्टार्ट हुआ है 15 मिलियन डॉलर, यानी बिगेस्ट डाउ से 10x एटलीस्ट। क्लियर? आज की डेट में ये जो लिक्विडिटी है मात्र 3.5 महीने में 45 मिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है। आरबीएस फंड जो ऑलमोस्ट जीरो था, आज की डेट में 9.5 मिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। ट्रेजरी फंड जो पहले दिन 1.6 मिलियन डॉलर था, आज की डेट में 2.2 मिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। यानी ओवरऑल 57 मिलियन डॉलर का फंड जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे डेड डेटर्स पे लॉक है, यानी एक बिगेस्ट बैकअप के साथ प्रोजेक्ट के रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। तीसरा वैल्यूएबल पॉइंट मेरी नजर में रहा साथियों फेयर लॉन्च होना, कि वर्ल्ड का पहला डाउ है जहां पे टोकन को फेयर लॉन्च किया गया है, यानी सस्ते में किसी को मिला नहीं तो आप महंगे में बेचेंगे कैसे? क्लियर? तो यहाँ पे प्राइस डंपिंग की संभावनाएं जो है ऑलमोस्ट नील है। चौथा वैल्यूएबल पॉइंट है टोकन का प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से जो थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिटी होती है वो यहाँ से लिक्विडिटी ड्रेन नहीं कर सकती, यानी पूल में रखे हुए फंड्स केवल नेटवर्कर्स को और केवल स्टेक होल्डर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, एज पर देयर एफर्ट्स, एज पर देयर स्टेक वॉल्यूम, एज पर देयर वर्किंग। क्लियर? तो यहाँ पे जो थर्ड वे है लिक्विडिटी ड्रेनेज का वो टोटली क्लोज है। दैट्स वाई प्रोजेक्ट की लाइफ जो है 50% से ज्यादा हो सकती है। यानी अनदर प्रोजेक्ट जहां में तीनों रास्ते से लिक्विडिटी निकलती है वो 1 साल चलेगा तो ये प्रोजेक्ट ऑब्वियसली 1.5 साल चलेगा, वो 2 साल चलेगा तो ये 3 साल चलेगा। क्लियर? पांचवा पॉइंट मेरी नजर में रहा सर राइट टाइम एंट्री। अभी सही समय है इस प्रोजेक्ट में एंट्री करने का, क्योंकि अभी बिगिनिंग है, और ऑब्वियसली इंडिया में अगर टोटल बिजनेस वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो जस्ट 0.5% है,
यानी इंडियन मार्केट टोटली ओपन पड़ा है, अभी बहुत कम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, तो आपके लिए पूरा मार्केट ओपन है, आप बड़ी से बड़ी टीम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेरी नजर में 5 बेसिक कारण रहे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के। क्लियर। हम बात करेंगे साथियों प्लान की। सबसे पहले स्टेकिंग। स्टेकिंग में आप मिनिमम $100 वैल्यू ऑफ प्रो टोकन स्टेक कर सकते हैं फॉर द वर्किंग। अदरवाइज आप $1 का टोकन भी स्टेक करके रिवॉर्ड जो है स्टेकिंग रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। जो आपका ROI यानी स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो 0.5% से लेकर के 0.9% है डेली। जो आपका कंपाउंडिंग होता है एवरी 12th आवर होता है, यानी हर 12 घंटे में आपका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो रिबेस हो जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे हम लॉक इन पीरियड की। आप चाहें तो अपने कैपिटल को 1 डे के लिए स्टेक कर सकते हैं। 1 डे मीन्स आप चाहें तो 24 घंटे बाद अनस्टेक भी कर सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं। इस पे आपको बेसिक ROI ही मिलता है 0.5 टू 0.9% डेली। अगर आप अपने फंड्स को मिनिमम 30 दिन के लिए स्टेक करते हैं, लॉक करते हैं, तो आपको ROI जो है 5% ज्यादा मिलता है, यानी बेसिक ROI से 5% ज्यादा। अगर आप 90 डेज के लिए लॉक करते हैं तो आपका ROI 10% ज्यादा हो जाता है। 180 डेज के लिए लॉक करते हैं तो आपका ROI 15% ज्यादा हो जाता है। 360 डेज के लिए लॉक करते हैं तो आपका ROI 30% ज्यादा हो जाता है। और 540 दिन के लिए लॉक करते हैं तो आपका ROI 45% ज्यादा हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे 2 प्रकार की ROIs हैं। पहला है बेसिक यानी रिबेस अर्निंग। साथियों रिबेस अर्निंग जो है कंपाउंडेबल है, और रिबेस टाइम लॉक के हिसाब से जो आपको बूस्टर मिलता है, ज्यादा ROI मिलती है, उसको बोलते हैं बूस्टर। बूस्टर जो है नॉन कंपाउंडेबल है, यानी बूस्टर अर्निंग को आप चाहें तो डेली विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो इनकम कंपाउंड नहीं होती तो उसको हमें होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। हम हम उसी इनकम को होल्ड करते हैं जिसपे हमें कुछ बेनिफिट होता है, जिसपे हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। यानी कि जो आपका बेसिक ROI है 0.5 से 0.9%, रिबेस अर्निंग को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर द कंपाउंडिंग। और जो आपकी बूस्टर अर्निंग है उसको आप चाहे डेली विड्रॉल करें, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं होती है। अब हम बात करेंगे APY की, एनुअल परसेंटेज यील्ड। आपने किसी भी टाइम फ्रेम में अपने फंड्स को लॉक किया है, अगर आप एक 360 दिन तक होल्ड करते हैं तो आपके नंबर ऑफ टोकन कितने मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी 1 डे में आपने लॉक किया और 360 दिन तक आप विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपके नंबर ऑफ टोकन की संख्या जो है लगभग 8.5 गुना हो जाती है। 30 दिन के लिए लॉक किया और 1 साल के लिए होल्ड किया तो लगभग 12 गुना। 90 डेज वाले में 1 साल तक होल्ड किया तो आपका लगभग 17 गुना। अगर 180 दिन वाले में 1 साल तक होल्ड करेंगे तो लगभग 26 गुना आपके टोकन की संख्या हो जाएगी। 360 दिन वाले में तो आपका लॉक ही 360 दिन है, और अपनी ROI को भी 360 दिन तक होल्ड करते हैं तो आपका 37 गुना। और 540 दिन वाले में 360 दिन तक होल्ड करेंगे तो लगभग 48 गुना, और पूरे 540 दिन तक होल्ड करेंगे तो लगभग 89x आपके टोकन की संख्या जो है हो जाती है। तो साथियों ये तो था पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पार्ट। अगर आप डायरेक्ट स्टेकिंग करते हैं टोकन बाय करके तो इस तरह से आपको जो है रिटर्न मिलता है। दूसरा है साथियों यहाँ पे LP बॉन्ड। LP बॉन्ड में क्या है कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज एंड 540 डेज। यहाँ पे डायरेक्टली आप USDT से बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको 90 डेज में 0 to 5% का डिस्काउंट मिलता है, 180 डेज में आपको अप टू 10% का डिस्काउंट मिलता है, 360 डेज में अप टू 20% एंड 540 डेज में अप टू 25% का जो है टोकन में डिस्काउंट मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लो 540 दिन में आपने 100 USDT का बॉन्ड अप्लाई किया है और उस समय 20% का डिस्काउंट चल रहा है तो आपका 120 USDT का जो है टोकन जो है स्टेक हो जाता है बॉन्ड के आधार पे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो बूस्टर अर्निंग है वो अप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांस में जो है डिस्काउंट मिल जाता है। थर्ड वे ऑफ स्टेकिंग जो है वो है तीसरा, बर्न बॉन्ड। बर्न बॉन्ड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 180 डेज, 360 डेज एंड 540 डेज। यहाँ पे 180 डेज में 5% का डिस्काउंट, 360 डेज में 10% और 540 दिन में 20% का डिस्काउंट आपको टोकन में मिलता है। और इस ये जो बर्न बॉन्ड है प्राइस स्टेबलाइजेशन की थर्ड लेयर के तौर पे, फोर्थ लेयर के तौर पे भी काम करता है। क्यों करता है? अगर मान के चलो आपने $600 का बॉन्ड परचेज किया है तो पूल में आपका $600 डिपॉजिट होगा और 10 प्रो टोकन वहां से पूल से बर्न हो जाएंगे।
यानी पूल को स्ट्रेंथ मिलेगी। अब पूल में यूएसडीटी डिपॉजिट हो गया और टोकन बर्न हो गया, तो यानी पूल और पावरफुल हो गया है, यानी पूल में प्राइस जो है और स्टेबलाइज हो गया है, यानी प्राइस अप हो गया है। क्लियर। अब जो आपको 10 टोकन के लिए आपने $600 डिपॉजिट किया है, तो आपको ऑब्वियसली 20% डिस्काउंट के आधार पर 12 टोकन मिलने थे। क्लियर। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा ट्रेजरी को और आपको 12 टोकन ट्रेजरी मिंटेबल रिजर्व से देगा और आपके टोकन आपके अकाउंट पे स्टेक हो जाएंगे। क्लियर। तो ये 3 तरीके हैं साथियों यहाँ पे स्टेक करने के, और 3 तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग पे आउट की, यानी रेफरल रिवॉर्ड की। रेफरल रिवॉर्ड में जो पहली इनकम है वो 2 लेवल से आती है। फर्स्ट लेवल 10% ऑफ आरवाई, यानी आपके डायरेक्ट जितने भी लोगों ने स्टेक किया है उनको मिलने वाली आरवाई का 10% आपको मिलेगा। आपका सेकंड लेवल, यानी आपने जिसको अपने रेफरल लिंक से जोड़ा है वो साथी अगर आप किसी को अपने लिंक से जोड़ता है तो आपका सेकंड लेवल होता है, और सेकंड लेवल की रेफरल सॉरी स्टेकिंग रिवॉर्ड का आपको 5% मिलता है। यानी फर्स्ट लेवल से 10% और सेकंड लेवल से 5%, 2 लेवल से ये जो है पहली इनकम आपको मिलती है। इसको इनविटेशन रिवॉर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी इनकम है टीम रिवॉर्ड। ये V1 से लेकर के V15 तक क्वालिफाइंग लेवल्स है, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम सेल्फ अकाउंट जो है केवल और केवल $100 का चाहिए होता है। एंड अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को कभी भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। V1 के लिए आपको 3 डायरेक्ट एक्टिव अकाउंट्स की जरूरत होती है, यानी मिनिमम $100 पे एक्टिवेट होने चाहिए 3 डायरेक्ट अकाउंट, और आपका टोटल टीम वॉल्यूम जो है $5000 हो जाता है, तो आप V1 क्वालिफाई करते हैं, और पूरी टीम की आरवाई से जो है आपको 15% मिलता है। V2 के लिए आपको डायरेक्ट 3 ही चाहिए होते हैं, बिजनेस वॉल्यूम आपका टीम का 15,000 होना चाहिए, तो आप 25% पे पहुंच जाते हैं। प्लान साथियों डिफरेंशियल है, आप अगर V2 है, आपका डाउनलाइन V1 है, तो डिफरेंस का 10% आपको आएगा। किसी अनदर लेग में आपका कोई भी क्वालिफायर नहीं है, तो टोटल 25% जो है आपको रिसीव होगा। V3 के लिए आपको 3 ही डायरेक्ट एक्टिव अकाउंट चाहिए होते हैं, बिजनेस वॉल्यूम $45,000 का, तो आप 35% पे पहुंच जाते हैं। V4 के लिए 5 डायरेक्ट एक्टिव अकाउंट, यानी 3 पहले आप कर चुके हैं, 2 और कर देते हैं तो आप 5 डायरेक्ट हो जाते हैं, और $1.5 लाख का टोटल वॉल्यूम हो जाता है, तो आप 45% पे पहुंच जाते हैं। V5 के लिए आपको डायरेक्ट 5 ही अकाउंट चाहिए, बिजनेस चाहिए $4 लाख का, तो आप पहुंच जाते हैं 55% पे। V6 के लिए डायरेक्ट 5 ही अकाउंट चाहिए, बिजनेस चाहिए $10.5 लाख का, तो आप पहुंच जाते हैं 65% पे। तो साथियों यहाँ तक ये मैकेनिज्म सिंगल लेग वर्क करता है, यानी आपका टोटल बिजनेस एक लेग में भी है तो आप V6 तक क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं V7 के लिए आपको 2 लोग चाहिए आपकी अलग अलग टीम से जो V6 क्वालिफाइड हो, और आपको 10 डायरेक्ट एक्टिव अकाउंट चाहिए, तो आप हो जाते हैं 75% पे। V8 के लिए आपको 2 अलग अलग लेग से V7 क्वालिफाइड चाहिए, आप डायरेक्ट 10 ही चाहिए, तो आप हो जाते हैं 85% पे। इसी प्रकार V15 तक प्रीवियस लेवल के 2 लोग चाहिए, यानी V15 के लिए V14 के लिए V13, तो और डायरेक्ट चाहिए आपको लास्ट तक 10, हर लेवल पे 10% इनकम इंक्रीज होती है, तो मैक्सिमम 155% आरवाई ऑन आरवाई आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो साथियों ये था सेकंड इनकम। अब हम बात करते हैं थर्ड इनकम की। थर्ड इनकम है सेम एंड सरपास लेवल। V1 से लेकर के V15 तक आपका कोई भी रैंक है, एज पर एग्जाम्पल मान लो आप V3 हैं, आपका डाउनलाइन भी V3 हो जाता है या V4 हो जाता है, इट मींस आपके सेम लेवल पे आ जाता है या आपको क्रॉस कर लेता है, तो आपके और उसके बीच में डिफरेंस नहीं बचा है, तो दैट्स वाई डिफरेंशियल इनकम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे सेम एंड सरपास लेवल के तौर पे आपको जिस सदस्य ने आपके जिस साथी ने आपको क्रॉस किया है, आपके सेम लेवल पे आया है, उसके द्वारा कमाए गए पैसे का 10% आपको रिसीव होगा। क्लियर। तो साथी यहाँ पे 3 प्रकार की इनकम है, पहला इन्विटेशन रिवॉर्ड, दूसरा टीम रिवॉर्ड, और तीसरा सेम एंड सरपास लेवल बोनस। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं विड्रॉल मैकेनिज्म की। विड्रॉ में यहाँ पे रेफरल इनकम के लिए 3 लेयर हैं। पहला लेयर है बर्न डोनेशन। 6:1 के रेशो में आपको प्रोटोकन बर्न करना होता है फॉर द रेफरल अर्निंग, फॉर द विड्रॉल ऑफ रेफरल अर्निंग। क्लियर। मान लो आपने 6 प्रोटोकन अर्न किए हैं, तो एक प्रोटोकन आपको बर्न करना है, उसके बाद अपने 6 टोकन आप क्लेम कर सकते हैं। ये मैं 6 टोकन का केवल एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम विड्रॉल की किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है,
क्योंकि रेशियो 6:1 का है, दैट्स वाई मैंने 6 टोकन का एग्जाम्पल लिया है। जैसे आप एक टोकन बर्न करते हैं और 6 टोकन आप क्लेम करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन। 7 दिन का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका डिडक्शन 15% होगा, 15 दिन के ऑप्शन में 10% होगा, 30 दिन वाले में 5% होगा और 45 दिन के ऑप्शन में 1% का डिडक्शन होगा। आफ्टर डिडक्शन जो भी आपका अमाउंट बचेगा वो उतने दिन से डिवाइड हो जाएगा जितने दिन का आपने ऑप्शन चूज किया है, और आफ्टर डिडक्शन आपका जो अमाउंट है वो चला जाएगा रिलीज पूल में, यानी सेकंड लेयर ऑफ विड्रॉल। रिलीज पूल में एवरी सेकंड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब रिलीज पूल से आप इस टोकन को क्लेम करेंगे तो ये जो टोकन है आपका चला जाएगा टर्बाइन, यानी थर्ड लेयर ऑफ विड्रॉल। मान के चलो आपने 7 दिन का विड्रॉल ऑप्शन चूज किया था, और रिलीज पूल में जाने के बाद आपका 24 घंटे में एक प्रो टोकन जनरेट हो गया है। तो एक प्रो टोकन को जब आप क्लेम करेंगे तो एक प्रो टोकन आपका चला जाएगा टर्बाइन में। जब टर्बाइन से आप इसको क्लेम करेंगे तो आपकी वॉलेट में एक प्रो टोकन की वैल्यू इक्वल आपका यूएसडीटी होना चाहिए, यानी लगभग $60 होना चाहिए। जैसे ही आप इसको क्लेम करेंगे तो आपका यूएसडीटी जो है टर्बाइन में चला जाएगा और आपका प्रो टोकन है आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। क्लियर? ठीक 24 घंटे के कूलिंग पीरियड के बाद आप दोबारा से टर्बाइन ओपन करेंगे, वहां पे आपका क्लेम बटन ब्लू कलर का हो चुका होगा, और आप उसको क्लेम करेंगे तो जो यूएसडीटी आपका टर्बाइन के अंदर गया था वो भी वॉलेट के रूप प्रो टोकन के रूप में, यानी प्रो टोकन आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। तो साथियों ये जो विड्रॉल मैकेनिज्म है 3 लेयर का, ये अप्लीकेबल है केवल रेफरल इनकम पे। आरओआई के लिए आपका बर्निंग प्रोसेस लेस हो जाता है, यानी आरओआई विड्रॉल करने के लिए आपको बर्न डोनेशन नहीं करना होता है, डायरेक्टली आप रिलीज पूल से यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। और फॉर द कैपिटल विड्रॉल आपको किसी भी विड्रॉल साइकिल से नहीं गुजरना होता है, यानी आप जब भी आप कैपिटल विड्रॉल करेंगे विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में रिसीव होगा। क्लियर? तो साथियों ये था विड्रॉल प्रोसेस। अब हम थोड़ा डिडक्शन, अभी कुछ साथियों को ऐसा लग रहा है सर डिडक्शन बहुत ज्यादा है, डिडक्शन को थोड़ा डीपली हम स्टडी करते हैं। बर्निंग की वजह से रेफरल इनकम पे आपका लगभग 15% टोकन आपको बर्न करना होता है, और रिलीज साइकिल में अगर हम सबसे छोटा साइकिल चूज करते हैं तो 15% यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, और उसके बाद आप टोकन को सेल करते हैं तो 2.5% का स्लिपेज आपको देना होता है। तो ये टोटल जो डिडक्शन है लगभग 32.5% का है। क्लियर? हो सकता है कुछ साथियों का डिडक्शन ज्यादा लग रहा हो, लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत कम लगने वाला है। अब हम कंपैरिजन करते हैं मार्केट में जितने भी एग्जिस्टिंग डाउस है। पहली बात तो वहां पे प्रत्येक लेवल के बाद, यानी फर्स्ट लेवल पे से लेकर के सेकंड लेवल तक जो भी पैसा आपने कमाया है उसमें से लगभग 20 से 30% पैसा आपको रिडिपोजिट करना होता है। क्लियर? और इसके अलावा ये विड्रॉल साइकिल उन सभी प्रोजेक्ट में भी है, यानी मैक्सिमम 20% का साइकिल है, फिर 15, फिर 10, यहाँ पे मैक्सिमम 15 का है, और जो आपका स्लिपेज है वो 5% है। तो यहाँ पे जो डिडक्शन हुआ आपका 45% के राउंड हुआ। क्लियर? अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पे 3x 4x करने के बाद आपको रिटॉप अप करना होता है। एज पर एग्जांपल अगर आपने $1000 का अकाउंट लगाया है, 3 गुना हो गया यानी $3000 आपको बने, आप रिटॉप अप करेंगे तो $1000 से करेंगे यानी 33%। इसके अलावा 10% डिडक्शन भी होता है, तो वहां पे 43% का डिडक्शन होता है। और इन दोनों ही केसेस में जो ये आपका अपग्रेडेबल है ये मैनेजेबल नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है, आपको अपग्रेड करना ही होगा, और यहाँ पे डिडक्शन को आप मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप अपने डिडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे? मान के चलो आप 7 दिन की जगह 15 दिन का साइकिल चूज करते हैं तो आपका डिडक्शन 27.5% रह गया है। क्लियर? आप 30 दिन का साइकिल चूज करेंगे तो आपका डिडक्शन 22.5% ही होगा मैक्सिमम। अगर आप 45 दिन का साइकिल चूज करेंगे तो आपका डिडक्शन 18.5% होगा मैक्सिमम। अगर आप टोकन को P2P सेल कर देंगे तो आपका डिडक्शन मैक्सिमम 16% का होगा। यानी यहाँ पे जो डिडक्शन है आपके हाथ में है, मैनेज करना कि आप अपने डिडक्शन को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अनदर केसेस में जैसे यहाँ पे आप डिडक्शन को मैनेज नहीं कर सकते, 10% डिडक्ट होगा तो होगा, रिटॉप अप करना है तो करना है, यानी यहाँ पे डिडक्शन मैनेज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जहाँ पे आपको अकाउंट अपग्रेड करना होता है तो ऑलमोस्ट 20 से 30% तो आपका अकाउंट अपग्रेड करने में ही चला जाता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ साथी ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन आता है सर ये रिलीज साइकिल हमारे समझ में नहीं आता है, ये क्या ड्रामा बना रखा है। अब इसको भी थोड़ा इजी करते हैं। सपोज दैट आपको पर डे 14 प्रो टोकन की अर्निंग हो रही है आफ्टर ऑल डिडक्शन। ठीक है? और आप फर्स्ट डे अपना विड्रॉल प्रोसेस करते हैं 14 टोकन का, तो 7 दिन का रिलीज साइकिल आपने अगर चूज किया है तो आपको 2 टोकन रिसीव होंगे फर्स्ट डे। सेकंड डे फिर आपको 14 टोकन की अर्निंग हुई और आप 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो आपको 4 टोकन मिलेंगे, क्योंकि 2 पहले दिन वाले साइकिल से और 2 दूसरे दिन वाले साइकिल से। तीसरे दिन फिर आप 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो आपको 6 टोकन मिलेंगे। चौथे दिन 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो 8 मिलेंगे।
5वें दिन फिर 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो आपको 10 टोकन रिसीव होंगे। छठे दिन फिर 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो आपको 12 टोकन रिसीव होंगे। और 7वें दिन आप 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो 14 टोकन आपको रिसीव होंगे। यानी यहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब 8वें दिन आप 14 टोकन का विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो पहला दिन आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आपको 14 टोकन ही मिलेंगे। अब आपका साइकिल मेंटेन हो गया है, जितना टोकन आपका पर डे जनरेट हो रहा है उतना टोकन पर डे आपकी वॉलेट में आ रहा है। क्लियर। इसी प्रकार आप 15 दिन का साइकिल मेंटेन करेंगे तो 15वें दिन से आपका टोकन पर डे की इनकम आपकी पॉकेट में आना स्टार्ट हो जाएगी। 30 दिन का साइकिल चूज करेंगे 30 डे से आपकी पॉकेट में आना स्टार्ट हो जाएगी। और 45 दिन का साइकिल चूज करेंगे तो 45वें दिन से आपकी टोटल अर्निंग पर डे जो है वो आपके वॉलेट में आना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, स्क्रीन विजिबल है निर्दोष जी मेरा? हेलो। यस सर, यस सर सर। यस सर। ओके, तो साथियों यहाँ पे प्लान कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ कंपैरिजन मार्केट में एग्जिस्टेड जो डाउस हैं कुछ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और कुछ पॉइंट हो सकता है आपके पास हो, आप भी उन पॉइंट्स के आधार पे कंपैरिजन कर सकते हैं मार्केट में। 1 मिनट होल्ड करना स्क्रीन सर। नहीं दिखा रहा है सर। सर जूम ले रहा हूं मैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर? हेलो निर्दोष जी। सर आ सर रही है। विजिबल 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 सर, कैरी ऑन। ओके ओके, तो मार्केट में जो हाईलाइटेड रनिंग डाउ हैं इस टाइम, एलजीएनएस है सर, क्लियर, एआरके है, एआईपीएफ है, आईडीएल है और सी डाउ है। हम एक हेल्थी कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं करने वाला हूँ। क्लियर। पहला, हम इनको कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करेंगे सर। क्लियर है। एलजीएनएस ने लगभग 28 महीने में 25 लाख होल्डर ऑन चेन क्रिएट किए। ठीक है। एआरके को लगभग 12 महीने हो गए और लगभग 8 लाख होल्डर हैं। एआईपीएफ को लगभग 8 महीने पूरे हो गए हैं और यहाँ पे लगभग 35,000 होल्डर हैं। आईडीएल में भी सेम 8 महीने हो गए हैं और लगभग 22,000 होल्डर हैं। सी डाउ में मात्र 3.5 महीने में 6,40,000 होल्डर हैं। अगर कंपैरेटिवली आप इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है मार्केट का इस टाइम। अगर 28 महीने के हिसाब से इसकी ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे तो 28 महीने में 2 करोड़ ऑन चेन होल्डर की संख्या को क्रॉस कर देगा, जिस तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। तो यहाँ पे मैंने पहला कंपैरिजन किया कम्युनिटी के आधार पे कि सीडाओ जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग और स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी के आधार पे आगे बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट है सर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एलजीएनएस 1.5 मिलियन से स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में लगभग 10110 के आसपास जो है कम्युनिटी इसमें है टोटल। एआरके में स्टार्ट मुझे नहीं पता कितने से हुआ था, लेकिन 12 महीने में टोटल कम्युनिटी लगभग 28 मिलियन के आसपास है। एआईपीएफ को 8 महीने हो गए हैं, स्टार्टिंग नहीं पता है, ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन, यानी टोटल लिक्विडिटी टिल नाउ ऑलमोस्ट इतना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आईडीएल में लगभग 1.6 मिलियन डॉलर है और सी डाउ में मात्र 3.5 महीने में 15 मिलियन से स्टार्ट हुआ है और 45 मिलियन डॉलर जो है क्रॉस कर चुका है। अगर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चेक करेंगे तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है मार्केट का। क्लियर। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी लॉक। एलजीएनएस में 0 लॉक है, आप सभी को पता है। एआर के डेड एड्रेस पे लॉक है, यहाँ पे 00 एड्रेस, दैट मीन्स एक टाइम लॉक है, और यहाँ पे भी डेड एड्रेस पे लॉक है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे स्लिपेज। इन सभी में 5% का स्लिपेज है। वन एंड ओनली डाउ है मार्केट का जहां पे केवल 2.5% स्लिपेज लगता है। ठीक है। अपग्रेडेबल, इन सभी डाउस में आपने अपने अकाउंट को अपग्रेड करना होता है। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ओनली सी डाउ है जहां पे आप मात्र $100 से 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कैपिटल विड्रॉल, इन सभी में आपको कैपिटल विड्रॉल के लिए कुछ ना कुछ बर्न करना होता है। इवन एआईपीएफ और आईडीएल में तो 20% का बर्निंग फीस देना होता है कैपिटल विड्रॉल करने के लिए भी। यहाँ भी कुछ ना कुछ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का बर्निंग फीस नहीं देना है आपको कैपिटल विड्रॉल करने के लिए, और इंस्टेंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल विड्रॉल के लिए कोई साइकिल नहीं है और किसी भी प्रकार का जो है आपको टर्बाइन साइकिल भी चूज नहीं करना होता है। इवन बाकी सभी में टर्बाइन भी चूज करना होता है, इसमें भी और इसमें भी। इनका तो मैं कंफर्म हूँ, इनका एग्जैक्टली थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ। बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिडक्शन आपके कैपिटल विड्रॉल से नहीं होता है, और दूसरा आपको कोई भी कॉलिंग पीरियड जो है फेस नहीं करना होता है।
7th पॉइंट जो है यहाँ पे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह के 5-10 पॉइंट मैंने लिखे थे कि आप अलग अलग पॉइंट पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है सीडाओ आपको डेफिनेटली और प्रोजेक्ट से लॉट ऑफ डिफरेंट नजर आएगा, यानी बेहतर नजर सर आएगा। चार्जेस, सर चार्जेस 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 मींस? हेलो। विड्रॉल चार्जेस सर, कंपेरिजन विड्रॉल चार्जेस का। हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया ना सर, विड्रॉल चार्जेस का तो कंपैरिजन पहले मैंने कर ही दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं, आप अपने लेवल पे भी अगर अलग अलग पॉइंट पे इसको कंपैरिजन करेंगे मार्केट के एग्जिस्टेड डाउ के साथ, तो आपको सी डाउ नो डाउट फार बेटर नजर आने वाला है। तो साथियों यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन जो है क्लोज होता है। अब मैं चाहूंगा अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क मी। सर सवाल